देखो, हमें ये पता है कि जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है, टोटल एक्सपेंडिचर होता है प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। आप कोई भी चीज खरीदने जाते हैं तो देखते हैं कि इसका प्राइस क्या है जी, 10 रुपए। कितने यूनिट्स खरीदनी है? 5। तो आपके पैसे कितने लगे? 50 रुपए। तो टोटल एक्सपेंडिचर इज प्राइस, दैट इज 10 मल्टीप्लाइड बाय कितनी क्वांटिटी आपने खरीदी, दैट इज 5। तो प्राइस इंटू क्वांटिटी करने पर हमारा टोटल एक्सपेंडिचर आ जाता है। सो एक्सपेंस इज इक्वल टू P इंटू क्यू हो गया। ठीक है। अब मान लो कि 4 के प्राइस पर जो डिमांड थी वो 20 मिलियन यूनिट्स की थी, तो टोटल कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर कितना था? 80 का था। ठीक है। अब 80 का जो कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर है, यही 80 जो है किसकी जेब में जा रहे हैं? सेलर की जेब में जा रहे हैं। यानी टोटल रेवेन्यू ऑफ जो सेलर है या टोटल रेवेन्यू ऑफ फर्म्स है वो कितना है? 80 का है। तो अगर प्राइस बढ़ता है तो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर और फर्म के रेवेन्यू में क्या चेंज आएगा? तो अब आपको लगता है कि प्राइस बढ़ा बट क्वांटिटी तो कम होगी, यानी एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज कम हो रही है। तो अब आंसर इस बात पे डिपेंड करता है, द आंसर लाइज इन कि प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड उसकी कितनी है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो रेवेन्यू बढ़ ही जाएगा। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उसकी प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड कितनी है। अगर डिमांड इलास्टिक होगी तो इसका मतलब क्वांटिटी डिमांडेड में जो प्रोपोर्शनेट चेंज आएगा प्राइस से ज्यादा चेंज आएगा। क्वांटिटी डिमांडेड में प्रोपोर्शनेट चेंज प्राइस से ज्यादा होगा, तो चेंज इन क्वांटिटी का टोटल एक्सपेंडिचर में इफेक्ट ज्यादा आएगा। यानी कि प्राइस के कंपैरिजन में जो क्वांटिटी है वो ज्यादा अमाउंट से गिरेगी, तो टोटल एक्सपेंडिचर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? टोटल एक्सपेंडिचर नीचे आ जाएगा। दोबारा बोलता हूं, प्राइस जितना भी चेंज हुआ, क्वांटिटी में चेंज उससे ज्यादा अमाउंट से हुआ है, तो इसका मतलब जो टोटल एक्सपेंडिचर में इफेक्ट आएगा क्वांटिटी का ज्यादा इफेक्ट आएगा प्राइस के कंपैरिजन में। यानी एक चीज ने बढ़ाने से इतना एक्सपेंडिचर इतना नहीं चेंज आया जितना कि दूसरे के कम होने से कम हो गया, इसलिए जो टोटल एक्सपेंडिचर जो होगा उसमें कमी आ जाएगी। ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि इफ प्राइस राइजेस, जो क्वांटिटी का फॉल है ज्यादा है तो टोटल एक्सपेंडिचर गिरेगा। अगर प्राइस गिरता है और क्वांटिटी ज्यादा बढ़ जाती है तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है। यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर जो होगा वो क्यू की डायरेक्शन में चेंज होगा। दोबारा बोलता हूं मैं, प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी बहुत ज्यादा गिर गई, टोटल एक्सपेंडिचर गिर जाएगा। प्राइस गिरा, क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर क्यू की डायरेक्शन में चेंज होगा। अगर डिमांड इलास्टिक है तो प्राइस में इंक्रीज से टोटल एक्सपेंडिचर गिरेगा, यानी कि रेवेन्यू में कमी आएगी। और प्राइस में फॉल से कंज्यूमर ज्यादा स्पेंड करेंगे तो फर्म का रेवेन्यू इंक्रीज होगा। यानी कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई रेवेन्यू मैक्सिमाइज, मतलब कोई कंपनी है जो चाहती है कि हमारा प्रॉफिट जो रेवेन्यू इंक्रीज हो, तो नॉर्मली तो लोग यही कहते हैं कि हाँ जी अगर रेवेन्यू बढ़ाना तो प्राइस बढ़ाओ। बट अगर डिमांड किसी प्रोडक्ट की इलास्टिक है तो उस सिचुएशन में प्राइस में कमी करना, प्राइस गिराना विल बी मोर बेनिफिशियल टू इंक्रीज द रेवेन्यू। ठीक है। यानी कि इस सिचुएशन में अगर आप टोटल एक्सपेंडिचर जो कि कस्टमर का टोटल एक्सपेंडिचर है, आपके लिए टोटल जो फर्म के लिए वो टोटल रेवेन्यू है, अगर टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहते हैं तो आपको पता है कि आपके डिमांड जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड इलास्टिक है, तो प्राइस का थोड़ा सा गिरा दो, थोड़ा सा प्राइस गिरते उसकी डिमांड एकदम से ज्यादा बढ़ जाएगी, तो टोटल आपका रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसको एक ग्राफ से समझ लेते हैं। जैसे ये है, जब 4 का प्राइस था तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्वांटिटी 20 की थी, यानी टोटल एक्सपेंडिचर 4 इंटू 20 80 का था। प्राइस 4 से 5 हुआ, क्योंकि डिमांड का इलास्टिक था तो डिमांड कितनी रहेगी? 20 से गिर के सिर्फ 10 रहेगी, तो अब आपका 5 इंटू 10 सिर्फ 50 रह गया। इट मीन्स कि देयर इज अ फॉल इन
रेवेन्यू, यानी कि अगर क्वांटिटी गिरी है तो आपका रेवेन्यू गिरेगा। ठीक है। हाँ, इसमें उल्टा भी हो सकता था, आपका अगर प्राइस बढ़ता, अगर इसमें आप प्राइस 4 से 5 किया था तो क्वांटिटी गिर गई थी, आप प्राइस 4 से 3 कर लो, प्राइस 4 से 3 कर लो, डिमांड इसकी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हो सकता है कि डिमांड इसकी, तो आपका 3 इंटू, या जैसे डिमांड बढ़ गई 30 हो गई तो 3 इंटू 30, यानी कि आपका रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज भी कर सकता है, रेवेन्यू आपका इंक्रीज भी हो सकता है। ठीक है जी। चलिए, अगर डिमांड इनइलास्टिक है, अगर डिमांड इनइलास्टिक है तो क्या होगा? अब अगर डिमांड इनइलास्टिक है, अगर प्राइस बढ़ता है, अगर प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी में कम कमी आएगी, तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर जो है बढ़ जाएगा। प्राइस गिरता है, क्वांटिटी में थोड़ा सा इंक्रीज आएगा, टोटल एक्सपेंडिचर आपका फॉल करेगा। ठीक है, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर का चेंज प्राइस की डायरेक्शन में होगा, यानी कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, यानी कि टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा, और अगर प्राइस गिरेगा तो टोटल एक्सपेंडिचर यानी कि टोटल रेवेन्यू गिरेगा। तो इसके बेस पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किस तरह से आते हैं? सिंपली ये बोला जाएगा इलास्टिक डिमांड 0.8 है, तो हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि प्राइस बढ़ाने से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा या प्राइस को कम करने से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा। आपसे सिंपली ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कोई आपको डायग्राम वायग्राम बनाना नहीं है, बस आपसे ये पूछा है कि वर्ड्स में लिख दिया जाएगा कि अगर इलास्टिक डिमांड इतनी है या डिमांड का जो है इनइलास्टिक है, तो उस सिचुएशन में प्राइस के बढ़ने से रेवेन्यू बढ़ेगा या कम होगा। ठीक है, या कोई चेंज नहीं आएगा, या कुछ नहीं कहा जा सकता, मतलब जो भी मल्टीपल चॉइस में आपसे पूछा जा सकता है। तो आप इसमें देखो जरा कि अगर इसमें हम देखते हैं तो प्राइस जब 4 है, प्राइस जब 4 है तो क्वांटिटी 20 है, तो 80 हो गया। जैसे आपने प्राइस को बढ़ा के 8 कर दिया, यानी कि प्राइस को आपने डबल कर दिया, बट क्वांटिटी में इतना ज्यादा कमी नहीं आई, तो आपका रेवेन्यू 120 है। यानी कि प्राइस में आपने 100% का चेंज किया, बट क्वांटिटी सिर्फ कितनी कम हुई? 80 से 20 से कितनी हुई? 15, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 25% में कमी है, 25% कम हुई। टोटल एक्सपेंडिचर आपका बड़ा है, यानी कि फर्म्स का रेवेन्यू बड़ा है। तो जिस प्रोडक्ट का लगे कि डिमांड कर्व इनइलास्टिक है, तो मर्जी से अपनी बिंदास प्राइस बढ़ाओ, दैट इज इन द केस ऑफ आईफोन। ठीक है, पता है कि कस्टमर ने खरीदना ही खरीदना है, जिस मर्जी रेट पर बेचो, तो उनके लिए प्राइस बढ़ाना फर्म के रेवेन्यू को बढ़ाने का एक जरिया हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, ठीक है, टोटली इनइलास्टिक डिमांड। टोटली इनइलास्टिक डिमांड, जहां पे इलास्टिक डिमांड जो है 0 है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ाओगे रेवेन्यू बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि कंज्यूमर के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। जितना मर्जी प्राइस बढ़ाते रहो, क्वांटिटी उतनी की उतनी रहनी है। जैसे रेयर मेडिसिन की बात हो गई, तो जितना मर्जी प्राइस बढ़ाओ, आप अपना बड़ा रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज करते चले जाओगे, तो फिर तो जितना मर्जी बढ़ा लो। नहीं, यहां पर थोड़ा सा गवर्नमेंट का इंटरवेंशन आ जाता है कि गवर्नमेंट थोड़ा सा उसके ऊपर प्राइसिंग के ऊपर कंट्रोल करके चलती है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं इनफाइनाइटली इलास्टिक डिमांड। इसका डिमांड का एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होता है, और जनरली किसी इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के लिए तो ये नहीं होता। ठीक है, इनइलास्टिक डिमांड का किसी इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के लिए तो नहीं होता कि जितना मर्जी प्राइस, एक प्राइस पर ही कभी कोई कितनी क्वांटिटी खरीद रहा है, कोई कितनी क्वांटिटी खरीद रहा है। तो इस सिचुएशन में रेवेन्यू तो भैया कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि जितनी वो क्वांटिटी खरीदेगा, इसका रेवेन्यू उसके कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज होता चला जाएगा। ठीक है, सो इसमें बिना प्राइस में चेंज किए भी रेवेन्यू में चेंज आता रहता है। ऐसे डिमांड कर्व के बारे में हम डिटेल में ना, एक चैप्टर है परफेक्ट कॉम्पिटिशन, एक चैप्टर आएगा हमारा परफेक्ट कॉम्पिटिशन, तो उस चैप्टर में हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है यूनिट इलास्टिक डिमांड। यूनिट इलास्टिक डिमांड, देखो, क्योंकि क्वांटिटी में प्रोपोर्शनेट चेंज इज एग्जैक्टली सेम एज द प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो राइज इन प्राइस इज एग्जैक्टली ऑफसेट बाय द फॉल इन क्वांटिटी। तो टोटल एक्सपेंडिचर यानी कि रेवेन्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ऐसे प्रोडक्ट जिनका यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व होता है, उसमें अगर कंपनी या फर्म रेवेन्यू इंक्रीज करना चाहती है, तो उनको
प्राइस बढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि उनको पता है जितना प्राइस बढ़ाएंगे सेम प्रोपोर्शन से क्वांटिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा जो रेवेन्यू था वो पहले के जितना ही रहेगा। जैसे इस केस में 8 पर क्वांटिटी 100 थी तो 800 रुपए जेब में आ रहे थे, आपने प्राइस को बढ़ा के 20 कर दिया तो क्वांटिटी गिर के 40 रह गई, तब भी 800 रुपए ही आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि टोटल रेवेन्यू में कोई चेंज नहीं आया है। अब हम आते हैं मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी। तो देखो, जैसे हमने देखा था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या थी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, बट एक स्पेसिफिक डिमांड कर्व के लिए चेंज कैसे निकालें? अगर एक पर्टिकुलर डिमांड कर्व के लिए हम निकालना चाहते हैं तो ये चेंज हम कैसे निकाल सकते हैं? इसके ना 2 मेथड्स होते हैं। पहला मेथड होता है आर्क मेथड। पहला मेथड है आर्क मेथड। अब आर्क मेथड क्या कहते हैं? देखो, जैसे हम जानते हैं कि इलास्टिसिटी डिमांड कर्व के डिफरेंट जो पोर्शंस होते हैं उसमें वेरी करती है। अभी मैंने बताया था कि इलास्टिसिटी जो होती है डिमांड कर्व के डिफरेंट पॉइंट्स में वेरी करती है। तो अगर हम ग्राफ में देखें तो पॉइंट बी से, अगर बिटवीन पॉइंट ए एंड बी देखें, अगर बिटवीन पॉइंट ए एंड बी देखें तो टोटल एक्सपेंडिचर P2Q2, अगर मैं टोटल एक्सपेंडिचर P2Q2 की बात करूं तो दिस इज मोर देन P1Q1। अगर मैं P1Q1 की बात करूं तो P2Q2 जो है मेरा मोर देन P2Q2 जो है मेरा मोर देन P1Q1 है। यानी कि प्राइस के गिरने से रेवेन्यू जो है वो क्या हुआ है, प्राइस के गिरने से टोटल एक्सपेंडिचर मेरा इंक्रीज हुआ है। यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो क्वांटिटी की डायरेक्शन में है। टोटल क्वांटिटी एक्सपेंडिचर इज इन द डायरेक्शन ऑफ क्वांटिटी। तो जब भी टोटल एक्सपेंडिचर का चेंज क्वांटिटी की डायरेक्शन में होता है तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि डिमांड कर्व जो है वो इलास्टिक होता है। अभी मैंने बताया पीछे। ठीक है, तो डिमांड कर्व क्या होगा? इलास्टिक होगा। तो अगर हम पॉइंट बी से पॉइंट सी पे जाते हैं, हम पॉइंट बी से पॉइंट सी पे जाते हैं, प्राइस गिरा, बी से सी गए, प्राइस गिरा। पहले रेवेन्यू कितना था? P2Q2 था, अब कितना हो गया? P3Q3 हो गया। अब P3Q3 इज लेस देन P2Q2, यानी कि प्राइस फॉल किया, टोटल एक्सपेंडिचर फॉल किया। ठीक है, वैसे प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी गिरती है, बट प्राइस के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर भी गिरा, यानी टोटल एक्सपेंडिचर प्राइस की डायरेक्शन में चेंज हुआ। तो जब भी टोटल एक्सपेंडिचर प्राइस की डायरेक्शन में चेंज होता है तो डिमांड कर्व क्या हो जाता है? डिमांड कर्व इज इनइलास्टिक। डिमांड कर्व इज इनइलास्टिक। तो इसके बेस पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुत सारे आ सकते हैं इस तरह के, कि हमें सिंपली ये बोला जाएगा कि अगर एक पॉइंट, डिमांड कर्व के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने पर, ठीक है, अगर प्राइस में फॉल आया है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, तो बताइए कि उस पोर्शन में जो इलास्टिसिटी डिमांड क्या होगी? यानी कि 1 से कम होगी, 1 से ज्यादा होगी। ठीक है, इग्नोरिंग द साइन, कुछ भी पूछ सकते हैं। यानी कि डिमांड कर्व इलास्टिक होगा या डिमांड कर्व इनइलास्टिक होगा। सो नॉर्मली जब भी हम इलास्टिसिटी की बात करते हैं ना, तो पोर्शन ऑफ डिमांड कर्व की बात करते हैं, ना कि पूरे डिमांड कर्व की। ठीक है, जब भी हम इलास्टिसिटी की बात करते हैं तो हम बोलते हैं इस पोर्शन में डिमांड कर्व इलास्टिक है, इस पोर्शन में डिमांड कर्व इनइलास्टिक है। ये नहीं कहते कि पूरा डिमांड कर्व इनइलास्टिक है या पूरा डिमांड कर्व इलास्टिक है। सो टोटल इनइलास्टिक डिमांड कर्व या टोटल इलास्टिक डिमांड कर्व, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व, इसके एक्सेप्शन है। जो नॉर्मल डिमांड, सिंपली डिमांड कर्व जब हम बात करते हैं तो हम किसी पोर्शन की बात करते हैं। हाँ, अगर टोटल इलास्टिक डिमांड कर्व है, टोटल इनइलास्टिक डिमांड कर्व है या यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व है, ये इसके एक्सेप्शन है, जिसमें पूरे डिमांड कर्व पर इलास्टिसिटी सेम रहती है। अदरवाइज डिमांड कर्व के डिफरेंट पोर्शंस के अंदर इलास्टिसिटी डिमांड जो होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, तो ये मेथड हो गया आर्क मेथड, ये मेथड हो गया आर्क मेथड।
नेक्स्ट आते हैं हम पॉइंट इलास्टिसिटी। देखो, इंस्टेड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द डिमांड कर्व, अगर हम एक सिंगल पॉइंट पर इलास्टिसिटी निकालना चाहें, जैसे मान लो इसके ऊपर मैं पॉइंट आर पे इलास्टिसिटी निकालना चाहता हूं, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी एट बिटवीन 2 पॉइंट्स, हम डिमांड कर्व के एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इलास्टिसिटी निकालना चाहते हैं, तो क्या होगा, ठीक है। अगर पॉइंट आर पर हमने इलास्टिसिटी निकालनी हो तो हमें पता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है चेंज इन क्यू अपॉन क्यू इनटू 100। चलो 100 को मैं अभी छोड़ देता हूं, डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस अपॉन प्राइस, ये होती है। तो अगर मैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ऐसे लिखूं तो ये होगा डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। जस्ट मैंने रेसिप्रोकल कर लिया और कुछ नहीं किया। देखो, क्योंकि हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक पॉइंट पर निकालना चाहते हैं, तो हम ये देखना चाहते हैं कि इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज होने, यानी आर पॉइंट से इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज होने पर कॉरेस्पॉन्डिंग क्वांटिटी कैसे रिएक्ट करेगी, ठीक है। जैसे मान लो मैं कहता हूं 30 के प्राइस से अगर हम इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज चाहें, 29.999 हो जाए अगर प्राइस, तो क्वांटिटी में कितना चेंज आएगा। यानी कि 30 के प्राइस से अगर हम इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज चाहें, जिस चेंज को हम डेल्टा की बजाय डी से डिनोट करें, ठीक है, तो इलास्टिसिटी डिमांड क्या हो जाएगी, इलास्टिसिटी डिमांड हो जाएगी डी क्यू बाय डी पी इंटू पी बाय क्यू। अगर आपको याद होगा जो डेरिवेटिव की डेफिनेशन थी, ठीक है, डेरिवेटिव की डेफिनेशन थी वही हमने यूज की है। यहां डी क्यू बाय डी पी क्या है, इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू पी विच शोज इंस्टेंटेनियस चेंज इन क्यू विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस। यानी कि प्राइस में अगर इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज आता है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिमांड के अंदर कितना चेंज आएगा, ठीक है। सो इसी तरह अगर डीपी बाय डी क्यू की बात करूं अगर मैं डीपी बाय डी क्यू की बात करूं तो वो क्या होगा, ये होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। सो डिमांड कर्व में किसी भी पॉइंट पर डीपी बाय डी क्यू क्या होता है, डीपी बाय डी क्यू क्या होता है, इट इज द स्लोप ऑफ द कर्व, क्योंकि हमें पता है स्लोप क्या होती है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स होती है ना। यहाँ वाई एक्सिस पर क्या है, प्राइस है, और एक्स एक्सिस पर क्या है, क्वांटिटी है। तो डी वाई बाय डी एक्स जो होती है स्लोप होती है, हमें पता है। तो यहां पर डीपी बाय डी क्यू क्या हो गया, स्लोप हो गया। तो स्लोप निकालने के लिए हम आर पॉइंट पर क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। जब भी हमें स्लोप निकालनी होती है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं ना, तो जब हमें स्लोप आर पॉइंट पर हमने स्लोप निकालनी है तो हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। सो ये जो टेंजेंट की स्लोप है, दैट इज बेसिकली व्हाट, डीपी बाय डी क्यू है। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगी हमारे केस में, स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है चेंज इन वाई 0 से 50, ठीक है, यानी 2 पॉइंट फॉर्म लगा दी मैंने, एक है 0 से 50, एक है 100 पे 0। तो स्लोप क्या होती है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। सो इस सिचुएशन में हमारी स्लोप क्या होगी, y2 माइनस y1 दैट इज माइनस 50 डिवाइडेड बाय 100, स्लोप आ गई माइनस 50 बाय 100, ठीक है। सो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया dp बाय dq मेरा आ गया माइनस 50 बाय 100। तो dq बाय dp क्या हो जाएगा, तो dq बाय dp क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा -2। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो गई, सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गई 30 डिवाइडेड बाय 40 दैट इज p बाय q। प्राइस कितना था 30, क्वांटिटी कितनी थी 40 इंटू dq बाय dp विच इज -2। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आ गई, -1.5 आ गई, ठीक है। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हुई, P बाय Q इंटू 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये हमारा मेथड हुआ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का पॉइंट मेथड। तो कभी भी आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कैलकुलेट द पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो आपने इस मेथड से निकालना है, ठीक है। इसके ना हम कुछ ना मैथमेटिकल एग्जांपल्स कर लेते हैं। वैसे मैथमेटिकल एग्जांपल्स आपके बुक के अंदर बहुत ही कम दे रखे हैं, बट फिर भी हम कर लेते हैं सो दैट कि अगर एग्जाम में पॉसिबिलिटी है इस चीज के आने की, तो अगर एग्जाम में आता है तो कम से कम हमें पता होना चाहिए कि इलास्टिसिटी डिमांड कैसे कैलकुलेट करते हैं।
जैसे मान लो आपको x इज इक्वल टू, x क्या है क्वांटिटी, 25 माइनस 3p माइनस पी स्क्वायर, ये आपको एक डिमांड कर्व दिया हुआ है, डिमांड फंक्शन दिया हुआ है। कैलकुलेट द पॉइंट इलास्टिसिटी डिमांड व्हेन प्राइस इज 3। कैलकुलेट पॉइंट इलास्टिसिटी डिमांड, तो हमेशा पॉइंट इलास्टिसिटी डिमांड जब निकालने को बोलेंगे तो एक फंक्शन दिया होगा आपको, ताकि आप उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकें। तो dx by dp इज माइनस 3 माइनस 2p। इलास्टिसिटी डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस पी बाय क्यू, क्यू की जगह यहां क्या है x इंटू डी एक्स बाय डी पी। सो माइनस पी बाय एक्स, एक्स कितना है, x मतलब x का फंक्शन, इंटू डी एक्स बाय डी पी माइनस 3 माइनस 2p। इस पूरे एक्सप्रेशन में प्राइस की जगह पर, इस पूरे एक्सप्रेशन में प्राइस की जगह पर 3 डाल दें तो हमारी इलास्टिसिटी जो आ जाएगी 3 प्लस 6 9 इंटू 3 27 डिवाइडेड बाय 7, ये हमारी पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ गई। ठीक है, सो दिस इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट एक और देख लेते चलो। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा x ही दिया होगा, हो सकता है p का फंक्शन दिया हो, p इज इक्वल टू 4 माइनस 5x स्क्वायर। हमें क्वेश्चन में बोला गया फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x डज द डिमांड कर्व हैव यूनिट इलास्टिसिटी, यानी कि x की किस वैल्यू के लिए डिमांड कर्व की यूनिट इलास्टिसिटी होगी। तो पहले आपको इलास्टिसिटी का फंक्शन निकालना पड़ेगा। dp बाई डी आ गया माइनस 10x। इलास्टिसिटी डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस पी बाय एक्स इंटू डी एक्स बाय डी पी। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x की, तो p वाला एक्सप्रेशन ऊपर डाल देते हैं, अपॉन x इंटू डी एक्स बाई डी पी के लिए हमारे पास माइनस 1 बाय 10x हो गया। इस पूरे के पूरे आंसर को 1 के इक्वेट कर दो, क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लो। 4 माइनस 5x स्क्वायर अपॉन 10x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 10x स्क्वायर आ गया। इससे x की वैल्यू प्लस माइनस 2 बाय रूट 15 आ गई। बिकॉज x क्या था, p प्राइस था, x क्वांटिटी थी, दोनों में से कुछ भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, कोई ऐसा नहीं कहता कि मैं पैसे भी दूंगा और अपने पास से चीज भी दूंगा, ऐसा नहीं होगा। यानी कि प्राइस भी पॉजिटिव होगा और क्वांटिटी भी पॉजिटिव रहेगी, तो इसलिए x क्या होगा, 2 बाय रूट 15 होगा। तो ऐसा मल्टीपल चॉइस में आ सकता है कि प्राइस आपको दिया हुआ है, आपको बोला कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x फॉर विच फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच डिमांड कर्व हैज यूनिट इलास्टिसिटी। तो आंसर में आपको ऑप्शन में एक पॉजिटिव x दिया होगा, एक में हो सकता है माइनस दिया हो, एक में हो सकता है प्लस माइनस दिया हो। तो आपके लिए जो x की वैल्यू होनी चाहिए वो पॉजिटिव वाली ही आपको चूज करनी है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है कंप्लीट हो